हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरामेडिकल प्लस पॉइंट। तो आज हम लीवर फंक्शन टेस्ट के पार्ट 2 की तरफ जाएंगे। तो ये है लीवर फंक्शन टेस्ट का पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको करा दिया था 1 से लेके 20 तक एमसीक्यूज। ये है पार्ट सेकेंड। अब ये लास्ट पार्ट है लीवर फंक्शन टेस्ट का। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। तो 21वां क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंजाइम्स मेजर्ड इन लीवर फंक्शन टेस्ट एक्सेप्ट। वही एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से एक को छोड़ के लीवर फंक्शन टेस्ट के एंजाइम्स हैं जिनको हम मेजर करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट में। ALT है, GGT है, AST है, लाइपेज नहीं है। लाइपेज आता है आपका पैनक्रियाटिक टेस्ट में। ठीक है, पैनक्रियाटिक टेस्ट में आपका लाइपेज आता है, तो इसका राइट आंसर होगा लाइपेज। 22वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ एलिवेटेड AST लेवल्स। नोट आ चुका है, निम्न में से कौन सा ऐसा कारण नहीं है जो एलिवेटेड लेवल यानी कि AST लेवल्स को बढ़ाता है। हेपेटाइटिस है, मायोकार्डियल इंफेक्शन है और सिरोसिस है। किडनी फेलियर नहीं है, ये आता है आपका KFT में। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा ऐसा कारण है जो AST लेवल यानी कि SGOT लेवल को नहीं बढ़ाता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस वाली कंडीशन में आपका SGOT बढ़ता है। मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, ये एक नया वर्ड है। ठीक है, यानी कि हार्ट डिजीज और सिरोसिस। आपका हेपेटाइटिस वाली कंडीशन में भी SGOT बढ़ता है, सिरोसिस वाली कंडीशन में बढ़ता है और मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन यानी कि हार्ट डिजीज में भी आपका SGOT बढ़ता है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मार्कर्स ऑफ लीवर सिंथेटिक फंक्शन। लीवर सिंथेटिक फंक्शन एक्सेप्ट। वही एक्सेप्ट वाला है कि निम्न में से एक को छोड़ के लीवर फंक्शन सिंथेटिक फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से हैं? एल्बुमिन है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, बिलिरुबिन है। क्रिएटिनिन नहीं है, ये आता है आपका KFT में। तो लीवर सिंथेटिक फंक्शन के कौन कौन से वो होते हैं मार्कर्स? एल्बुमिन है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, बिलिरुबिन है। अब बेसिकली समझ लेते हैं कि लीवर सिंथेटिक फंक्शन होता क्या है। ठीक है, लीवर सिंथेटिक फंक्शन होता है कि लीवर की एबिलिटी है, लीवर की एबिलिटी किसको करने की? टू लीवर एबिलिटी सिंथेटिक प्रोटीन्स। ठीक है, और उसके बाद है कोलेस्ट्रोल, ग्लूकोज और फिर आता है आपका कोएगुलेशन फैक्टर। ठीक है, तो लीवर सिंथेटिक फंक्शन होता है कि लीवर की एबिलिटी है प्रोटीन्स, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज, कोएगुलेशन फैक्टर को करने में। तो ये है लीवर के सिंथेटिक फंक्शन। कौन कौन से? एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, बिलिरुबिन। ठीक है, तो 24वां क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एलिवेटेड इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एक्सेप्ट। वही एक्सेप्ट वाला चुका है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में निम्न में से कौन से पैरामीटर्स एलिवेटेड रहेंगे एक को छोड़ के? डायरेक्ट बिलिरुबिन रहेगा आपका, एल्कलाइन फॉस्फेट रहेगा, GGT रहेगा, सीरम एल्बुमिन नहीं रहेगा। सीरम एल्बुमिन जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव और जॉन्डिस वाली कंडीशन में डाउन रहता है। ठीक है, बिल्कुल लो रहता है। 25वां क्वेश्चन है आपका, ए पेशेंट प्रेजेंट्स विद जॉन्डिस, पेल स्टूल्स, ठीक है, एंड डार्क यूरिन, ठीक है, विच लीवर फंक्शन टेस्ट फाइंडिंग वुड बी मोस्ट एक्सेप्टेड। तो ये कंडीशन है, ये केस है आपका, कंडीशन है कि एक पेशेंट में जॉन्डिस प्रेजेंट है लेकिन सिम्टम्स क्या क्या हैं? पेल स्टूल आ रहा है, डार्क यूरिन आ रहा है। विच लीवर फंक्शन टेस्ट फाइंडिंग वुड बी मोस्ट एक्सेप्टेड? चलते हैं ऑप्शन की तरफ। एलिवेटेड डायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है, क्या है? ये नहीं रहेगा। एलिवेटेड एल्बुमिन, ये नहीं रहेगा। लो AST नहीं रहेगा। तो एलिवेटेड डायरेक्ट बिलिरुबिन यानी कि एलिवेटेड डायरेक्ट बिलिरुबिन यानी कि कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन, कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन आपका बढ़ा हुआ दिखाई देगा। कौन सी कंडीशन में? यदि पेल स्टूल है और डार्क यूरिन है। ठीक है, तो यदि जॉन्डिस है आपके और यदि पेल स्टूल आ रहा है और डार्क यूरिन आ रहा है तो आपका डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा। 26वां क्वेश्चन है, ए पेशेंट विद सस्पेक्टेड लीवर सिरोसिस, ठीक है, इज फाउंड टू हैव प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिंग टाइम, व्हाट डज दिस इंडिकेट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पेशेंट है वो लीवर सिरोसिस से पीड़ित है, सस्पेक्ट है, इज फाउंड टू हैव प्रोलॉन्ग्ड टाइम
प्रोथ्रोम्बिंग टाइम पीटी, और उसका पीटी टाइम जो है वो लंबा हुआ यानी कि बड़ा हुआ दिखाई देता है। तो किस कंडीशन को अपन इंडिकेट करेंगे? हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, एलिवेटेड एल्बुमिन लेवल्स, ये तीनों के तीनों आपके गलत हैं। इसमें आप याद रखना कि प्रोथ्रोम्बिंग टाइम जो है वो सिंथेटिक फंक्शन होता है, तो इसका आंसर होगा इंपेयर्ड सिंथेटिक फंक्शन ऑफ द लीवर, क्योंकि लीवर प्रोड्यूस्ड क्लोटिंग फैक्टर्स। ठीक है, अब क्लोटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं? ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इंपेयर्ड सिंथेटिक फंक्शन ऑफ द लीवर। यदि किसी पेशेंट में लीवर सिरोसिस है और उसका पीटी का टाइम बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम जाएंगे कि इंपेयर्ड सिंथेटिक फंक्शन ऑफ द लीवर, उस लीवर का जो है सिंथेटिक फंक्शन बिगड़ा हुआ है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिंग टाइम भी एक लीवर का सिंथेटिक फंक्शन है। 27वां क्वेश्चन देखेंगे। ए पेशेंट विद क्रोनिक हेपेटाइटिस, ठीक है, क्रोनिक हेपेटाइटिस हैज परसिस्टेंटली एलिवेटेड ALT एंड AST लेवल्स, और उसके लगातार ALT और AST लेवल्स यानी कि SGOT और SGPT लेवल्स लगातार बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। विच टेस्ट वुड यू प्रायोरिटाइज नेक्स्ट? अगला कौन सा टेस्ट है जिसकी तरफ हम जाएंगे? मान लो एक पेशेंट है और उसके SGOT और SGPT लगातार बढ़े हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसा कौन सा टेस्ट हम रिकमेंड करेंगे? सीरम एमाइलेज नहीं कर सकते, क्रिएटिन काइनेस नहीं कर सकते, यूरिन ग्लूकोज टेस्ट नहीं कर सकते, हम उसका करेंगे सीरम बिलिरुबिन टेस्ट। क्रोनिक हेपेटाइटिस वाले कंडीशन में हम जॉइंडिस का भी ट्रीटमेंट करेंगे, तो SGOT और SGPT लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हम तीसरी टेस्ट की तरफ जाएंगे, सीरम बिलिरुबिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ए पेशेंट विद जॉइंडिस एंड एलिवेटेड एल्कलाइन फॉस्फेट। अब पेशेंट को जॉइंडिस है एंड एलिवेटेड एल्कलाइन फॉस्फेट, अब उसका ALP बढ़ा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? अब उसको हम क्या डायग्नोस करेंगे? हीमोलाइसिस नहीं है, हेपेटाइटिस नहीं है, नेफ्राइटिस नहीं है, उसको करेंगे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। या फिर ये क्वेश्चन में ये भी हो सकता था कि कौन से जॉइंडिस को हम डायग्नोस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन्हें पेशेंट विद जॉइंडिस, पेशेंट का जॉइंडिस है एंड एलिवेटेड एल्कलाइन फॉस्फेट, ALP बढ़ा हुआ है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो हम क्या डायग्नोस करेंगे उसको? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। अब यदि बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो बाइल डक्ट का काम क्या होता है? ट्रांसफर, बाइल को ट्रांसफर करना। अब यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, मान लो ये आपकी बाइल डक्ट है, अब इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ये ब्लड वेसल जुड़ी हुई है। अब यदि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो इसको ये आगे नहीं ले जा रही है, तो डायरेक्ट ये ब्लड में मिल जाएगा। यदि बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और बाइल डक्ट का काम होता है बाइल को ट्रांसफर करना, तो बाइल को वो आगे नहीं ले जाएगी, वो ब्लड में मिला देगी। अब यदि ब्लड में आएगा आपका बाइल यानी बिलिरुबिन आएगा, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। अब इस वाली कंडीशन में आपका ALP भी बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है आपका, ए पेशेंट विद लीवर सिरोसिस इज फाउंड टू हैव लो सीरम एल्बुमिन लेवल्स। यदि पेशेंट को लीवर सिरोसिस है और उसका लो सीरम एल्बुमिन लेवल, यदि उसका एल्बुमिन लेवल भी लो है, व्हाट डज द सजेस्ट? तो हम उसको क्या सजेस्ट करेंगे? किडनी फेलियर नहीं हो सकता, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस नहीं हो सकता, एलिवेटेड बिलिरुबिन नहीं हो सकता, इसका होगा इंपेयर्ड लीवर सिंथेटिक फंक्शन, वही होगा। सीरम एल्बुमिन भी सिंथेटिक फंक्शन में आता है, तो इंपेयर्ड लीवर सिंथेटिक फंक्शन, यदि लीवर का सिंथेटिक फंक्शन जो है वो इंपेयर्ड है यानी कि बिगड़ा हुआ है, उस कंडीशन में आपका सीरम एल्बुमिन लेवल भी लो आएगा। क्यों? क्योंकि एल्बुमिन भी जो होता है वो प्रोडक्शन उसका कहां होता है? लीवर में, उसका लीवर में प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब लीवर में प्रोडक्शन होगा तो उस कारण से उसका यदि लीवर सिंथेटिक फंक्शन बिगड़ा हुआ है तो एल्बुमिन लेवल भी आपका लो आएगा। 30वां क्वेश्चन है आपका, ए पेशेंट विद लीवर डिजीज, पेशेंट के लीवर डिजीज है, ठीक है, शोज एलिवेटेड GGT लेवल्स, GGT लेवल्स बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हाट डज दिस इंडिकेट? क्या इंडिकेट करे? कि सिंपल सी बात है, यदि GGT लेवल बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं तो हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा नहीं हो सकता, किडनी डिजीज नहीं हो सकती, गाल स्टोन्स नहीं हो सकते, तो है अल्कोहल इंड्यूस्ड लीवर डैमेज। तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था, यदि किसी पेशेंट का GGT बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो बिना देखे हम उसको डायग्नोस करेंगे अल्कोहल इंड्यूस्ड लीवर डैमेज, अल्कोहल से लीवर डैमेज हो चुका है। और साथ में एक डायग्नोस और करेंगे बाइल डक्ट डिसफंक्शन। ठीक है,
यदि किसी पेशेंट का जीजीटी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो उसको सबसे पहले हम डायग्नोस करेंगे अल्कोहल इंड्यूस्ड लीवर डैमेज, दूसरा करेंगे बाइल डक्ट डिस्फंक्शन। 31वां क्वेश्चन है, पेशेंट विद क्रोनिक लीवर डिजीज प्रेजेंट विद इन मैनेजमेंट। अब किसी पेशेंट को क्रोनिक लीवर डिजीज है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, कोई मतलब ही नहीं है। इवेल्युएट फॉर लीवर ट्रांसप्लांट, ये तो बाद की बात है। प्रिस्क्राइब डायरेटिक्स, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको करेंगे ऑर्डर प्रोथ्रोमिंग टाइम। यदि किसी पेशेंट के लीवर डिजीज है और हम उसको डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले हम ऑर्डर प्रोथ्रोमिंग टाइम करेंगे। क्यों? क्योंकि टू अवॉइड ब्लीडिंग रिस्क, लीवर डिजीज है, प्रोथ्रोमिंग टाइम कम हो जाएगा, ठीक है उसका। अब उसको हम रिकमेंड करेंगे कि ऑर्डर प्रोथ्रोमिंग टाइम के बारे में रिकमेंड करेंगे, क्योंकि ब्लीडिंग रिस्क को अवॉइड करते हुए, ब्लीडिंग रिस्क को ध्यान में रखते हुए हम उसको ऑर्डर प्रोथ्रोमिंग टाइम की तरफ जाएंगे। 32वां क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट प्रेजेंट विद जॉइंडिस, ठीक है जॉइंडिस है, एंड एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट उसका एबनॉर्मल आ रहा है। विच इमेजिंग स्टडी शुड बी प्रायोरिटाइज टू एक्सेस बाइल डक्ट पेटेंसी। ये बाइल डक्ट पेटेंसी क्या होता है? इसका मतलब होता है बाइल डक्ट की अंदर से जांच करना, यानी कि इंटरल स्टडी, अंदर से जांच करना। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये पेशेंट प्रेजेंट्स विद जॉइंडिस, पेशेंट का जॉइंडिस है, एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट है, कोई बताया नहीं है कि क्या एलिवेटेड है, लेकिन उसने बताया कि एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट है। विच इमेजिंग स्टडी, हमको इमेजिंग स्टडी करनी है। शुड बी प्रायोरिटाइज टू एक्सेस बाइल डक्ट पेटेंसी, चेस्ट एक्सरे, इसका मतलब नहीं, ईसीजी कोई मतलब नहीं है, बोन स्कैन कोई मतलब नहीं है। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से बाइल डक्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, बाइल डक्ट की पेटेंसी करेंगे हम। 33वां क्वेश्चन है आपका, ए पेशेंट विद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस, ठीक है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस है, शोस एलिवेटेड डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, एंड एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन ट्रीटमेंट? देखो एक पेशेंट है, मान लो ये एक पेशेंट है, अब इसके आपको डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमने डायरेक्ट बिलिरुबिन इसका बढ़ा दिया, एएलपी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट बिलिरुबिन कौन सी कंडीशन में बढ़ता है? डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ता है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस वाली कंडीशन में। एएलपी कौन सी कंडीशन में बढ़ता है? ये भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस वाली कंडीशन में बढ़ता है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस आपके पास आ चुका है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस है और डायरेक्ट बिलिरुबिन और एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन ट्रीटमेंट? तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम क्या करेंगे? एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, इसका कोई मतलब ही नहीं है। परफॉर्म लीवर बायोप्सी, बहुत बात की बात है। प्रोवाइड फोटोथेरेपी, इसको मतलब ही नहीं है। हम करेंगे रिलीव बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। यदि रिलीव बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है ये, मान लो किसी पेशेंट की मान लो ये बाइल डक्ट है, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है ना, हमको पता लग गया है कि ऑब्स्ट्रक्शन है, इसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन उसका बढ़ा रहा है और एएलपी भी उसका बढ़ रहा है, तो सबसे पहले हम करेंगे रिलीव बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। इसको ऑब्स्ट्रक्शन को हम रिलीव करेंगे। कैसे करेंगे? या तो हम सर्जिकल से कर सकते हैं, सर्जरीज कर सकते हैं, या हम एंडोस्कोपिक की हेल्प से कर सकते हैं, एंडोस्कोप की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। इन दो तरीके से हम इसको बाइल डक्ट में जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हम रिलीव करेंगे। 34वां क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेस जॉइंडिस? जॉइंडिस के कारण क्या है? ए डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल काउंट, नहीं। ओवर प्रोडक्शन ऑफ बाइल, नहीं। हाई लेवल ऑफ इंसुलिन, नहीं, ये नहीं है। एक्यूमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड, जब बिलिरुबिन ब्लड के संपर्क में आ जाता है, ब्लड में आ जाता है तो जॉइंडिस होता है। तो जब बिलिरुबिन जो है ब्लड में आ जाता है तो आपको जॉइंडिस होता है। अब ये कौन सी कंडीशन में आ गया? सबसे पहले कंडीशन आएगी इसकी ऑब्स्ट्रक्शन। यदि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है बाइल डक्ट में तो बिलिरुबिन ब्लड में आ जाएगा। दूसरी कंडीशन आएगी इसकी आरबीसी का ब्रेकडाउन। आरबीसी का बहुत अधिक मात्रा में ब्रेकडाउन हो रहा है तो जो है जॉइंडिस आपको हो सकता है। अब इसमें कौन कौन से बिलिरुबिन बढ़े हुए दिखाई देंगे? ऑब्स्ट्रक्टिव में तो बढ़ा हुआ दिखाई देगा आपका डायरेक्ट या कॉन्जुगेटेड, और आरबीसी ब्रेकडाउन है, हिमोलाइसिस है, तो उस कंडीशन में आपको दिखाई देगा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन या अनकॉन्जुगेटेड, ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉमनली ऑब्जर्व टू येलो फर्स्ट इन जॉइंडिस? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसी बॉडी का कौन सा पार्ट है, यदि आपको बिलिरुबिन, यदि आपको जॉइंडिस हो जाता है तो बॉडी का कौन सा पार्ट है जो फर्स्ट विजिबल होता है? येलो फर्स्ट, पहला पीला, यानी कि फर्स्ट विजिबल होता है। पाल्म्स,
ऑफ द हैंड्स नहीं, सोल्स ऑफ द फीट नहीं, द लिप्स नहीं। तो सबसे इसका इंपॉर्टेंट होगा द स्क्लेरिया। वाइट ऑफ द आईज, आंख में आपकी जो वाइट वाली पुतली होती है ना, वो यदि आपको येलो दिखाई दे तो समझ जाना कि आपको जॉइंडिस हो गया है। 36वां क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द कॉमन ट्रीटमेंट अप्रोच फॉर जॉइंडिस। जॉइंडिस के लिए क्या कॉमन ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या हम उसको अप्रोच करेंगे डॉक्टर को कि वो कॉमन ट्रीटमेंट लिखे। इमीडिएट सर्जरी टू रिमूव द पेनक्रियास, इसका कोई मतलब ही नहीं है। लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी नहीं। डाइटरी रेस्ट्रिक्शन ओनली नहीं। इसके मुझसे पूछा है कॉमन ट्रीटमेंट पूछा है आपका। वैसे ट्रीटमेंट ये भी है, लेकिन कॉमन ट्रीटमेंट कौन कौन सा है। ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कोज ऑफ बिलिरुबिन एक्यूमुलेशन। तो यदि जॉइंडिस का हमको कॉमन ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहले मूल कारण पहचानेंगे कि ऐसा कौन से कारण है जिससे जॉइंडिस आपको हुआ है। कौन कौन से कारण है, या तो आपको कोई लीवर डिजीज हो सकती है, ठीक है, या बाइल डक्ट में कोई ब्लॉकेज हो सकती है। तो ये जो दो कारण है इनको हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी ये दो कंडीशन में आपको जॉइंडिस हो सकता है। 37वां क्वेश्चन है, व्हाट इज हेपेटाइटिस। एन इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियास नहीं। एन इन्फेक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर नहीं। ए टाइप ऑफ स्टोमक अल्सर नहीं। इसका आंसर होगा एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। यदि लीवर में आपको इन्फ्लामेशन आती है, सूजन आती है, तो आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। अब कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। या तो आपको वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, उस कंडीशन में हो सकता है, या फिर आपने कोई टॉक्सिन्स ले लिया है, टॉक्सिन इंटेक कर लिया है, उस कंडीशन में हो सकता है, या कोई ड्रग्स है, ऐसी ड्रग्स से भी हो सकता है। और लेस कंपैटिबिलिटी होती है इसकी ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। तो वायरल इन्फेक्शन है, या फिर टॉक्सिन्स है, या ड्रग्स है, या लेस कंपैटिबिलिटी ऑटो इम्यून डिजीज है, तो इन कंडीशन में आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। 38वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, विच वायरस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस वर्ल्ड वाइड। कौन सा ऐसा वायरस है जो क्रोनिक हेपेटाइटिस करता है वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में। हेपेटाइटिस ए नहीं, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस, इसको अब ये पूरा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड रहता है, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड रहता है। अब इससे आपको हेपेटाइटिस बी वायरस से लीवर क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है, लीवर क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, ठीक है, लीवर कैंसर हो सकता है, और लास्ट में आपकी डेथ भी हो सकती है। 39, व्हाट इज द कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर हेपेटाइटिस सी। बहुत इजी क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस सी जो वायरस है उसका कॉमन ट्रांसमिशन क्या है। कॉमन ट्रांसमिशन है कि वो कैसे फैलता है। एयरबोर्न पैथोजेंस नहीं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर नहीं, कैजुअल कॉन्टैक्ट सच एज शेकिंग हैंड्स नहीं, ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट। यदि ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट है तो उससे आपको हेपेटाइटिस सी बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स में नीडल स्टिक इंजरी हो चुकी है आपको, या फिर ब्लड आपके संपर्क में आ चुका है, तो उससे भी आपको हेपेटाइटिस सी बहुत ही इजी वे में आपको स्प्रेड होता। 40वां क्वेश्चन है, व्हाट इज लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस होता क्या है। द रैपिड रेप्लिकेशन ऑफ लीवर सेल्स, द रिडक्शन ऑफ बाइल प्रोडक्शन इन द लीवर, द एनलार्जमेंट ऑफ द लीवर ड्यू टू फैट एक्यूमुलेशन। तो इसका आंसर होगा आपका सी, द प्रोग्रेसिव स्केयरिंग ऑफ लीवर टिश्यू। या तो बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है, या अल्कोहल इनटेक। इन दो कंडीशन में आपको लीवर सिरोसिस हो सकता है। और तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, यदि लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस है आपके, यदि लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस है तो आपको लीवर सिरोसिस हो सकता है। यदि आप एल्कोहल का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं तो आपको लीवर सिरोसिस हो सकता है। 41वां क्वेश्चन है आपका, विच सिम्टम्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद एडवांस लीवर सिरोसिस। एडवांस लीवर सिरोसिस में कौन से आपके सिम्टम्स है जो जुड़े हुए रहते हैं। हाइपरटेंशन नहीं, इंक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन नहीं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नहीं, जॉइंडिस। जॉइंडिस है यदि आपके, तो
एडवांस लीवर सिरोसिस आपको हो सकता है, क्योंकि लीवर जो है वो बिलिरुबिन को एक ऐसी कंडीशन आती है, बिलिरुबिन को वो क्लियर नहीं कर पाता है और वो डायरेक्ट ब्लड में मिक्स हो जाता है। अब जब ब्लड में मिक्स होगा तो जॉन्डिस आपको होगा। ठीक है। 42वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस। सिरोसिस में से कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं? कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा है। अस्थमा नहीं, हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं, रीनल स्टोन फॉर्मेशन नहीं, पोर्टल हाइपरटेंशन यानी कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ दिखाई देगा। यदि आपको लीवर सिरोसिस है और एडवांस लीवर सिरोसिस है तो आपको पोर्टल हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ दिखाई देगा। क्यों? एक तो लीवर सिरोसिस, एडवांस लीवर सिरोसिस में आपका क्या होता है, जो बिलिरुबिन है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है आपका। ठीक है। अब इस कारण से स्टोमक, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, इनकी वेन्स में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है। तो यदि आपको एडवांस लीवर सिरोसिस है तो लास्ट का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? सबसे पहला तो होगा जॉन्डिस, उसके बाद आपका होगा पोर्टल हाइपरटेंशन यानी कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ब्लड में जो है वो बिलिरुबिन मिक्स हो चुका है। एक ऐसी कंडीशन आती है कि जो लीवर जो है वो बिलिरुबिन को क्लियर नहीं कर पाता है। तो हमने पार्ट फर्स्ट भी देख लिया है, पार्ट सेकंड भी देख लिया है। ठीक है। टोटल आपको 42 के आसपास क्वेश्चन ना मैंने आपको एमसीक्यू करा दिए हैं एलएफटी में। कोई आपको डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।